हेलो माय क्लास 12th स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ अरुण शर्मा, योर फिजिक्स टीचर। तो बच्चों, आज अपनी फिजिक्स क्लास में शुरू करने वाले हैं हम एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर। हम शुरू करेंगे आज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। राइट, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको बहुत इजी फॉर्म में वन बाय वन स्टडी करना है। तो जैसा हमारे पास टाइम बाउंड है, हम शुरू करते हैं बिना ज़्यादा डिस्टर्बेंस करे सीधे अपने टॉपिक को। लाइफ के 40 मिनट दे रहे हो, 40 साल सुधारने का वादा है। शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्ट हम डिस्कशन करते हैं इस करंट के बारे में। हाउ कैन यू फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट? करंट का फॉर्मूला, फर्स्ट थिंग करंट कैलकुलेट कैसे होता है, राइट? तो देखिएगा, करंट फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू Q अपॉन T। वट अबाउट द मीन्स ऑफ Q? ये Q है क्या? इज बेसिकली चार्ज एंड T स्टैंड फॉर टाइम। चार्ज को हम लोग कैसे काउंट करते हैं? यस, N अपॉन T से। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। कितना? यस, E की वैल्यू काफी समय से हम लोग E के बारे में डिस्कशन करते हुए आ रहे हैं। 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और आप इसको अल्टरनेट फॉर्म में यूज कर सकते हो, 5/3 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। राइट, अब और क्या, करंट को हम कैसे और फाइंड कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू। डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हमें करंट की वैल्यू काउंट करके देता है। राइट, और हम इस करंट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके और क्या फिनोमेनाज है हम डिस्कस करते हैं उन पे। ये जो करंट है ना, जिसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, याद है? Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला चैप्टर 1 में कितना था? Q इज इक्वल टू एन ई। वट अबाउट द N? N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। राइट, सपोज अगर हम बात करते हैं करंट की, करंट कहाँ कहाँ फ्लो हो सकता है? करंट फ्लो हो सकता है सॉलिड्स में एज वेल एज लिक्विड में और गैसेस में। ये करंट के फ्लो होने के अलग अलग मीडियम। सॉलिड में करंट कैरीज कौन था? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिक्विड में इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन दोनों फ्लो करते हैं। राइट, कितना फॉर्मूला यूज करना है? यस, हमें पता है करंट का एक ही फॉर्मूला जो अब तक हमने पढ़ा है वो है Q अपॉन T, और Q कितना होता है? Ne। जब सॉलिड की बारी आएगी तो आपको यूज करना है Ne। इसमें N क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अगर आप कैलकुलेट करेंगे करंट लिक्विड या गैस की फॉर्म में, जिसमें आपने देखा कि नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको फॉर्मूला लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? ये हमारे करंट के अलग अलग फॉर्मेट जो हमें इस चैप्टर में यूज करने। और क्या? यस, अभी भी जगह बची हुई है, बात करते हैं और अगले फॉर्मूले पे। सपोज एक ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं। सपोज आपके पास एक ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ किसके मिड में? चार्ज और टाइम के मिड में। इस सिचुएशन में करंट कैसे फाइंड होगा? ये देखो, ये निकाला मैंने इसका स्लोप। स्लोप मैथ्स में हम लोग कैसे काउंट करते हैं? स्लोप, स्लोप का मतलब सीधे सीधे tan थीटा, मतलब y अपॉन एक्स। y में क्या आ रहा है मेरे पास? चार्ज, मींस dq, और x में क्या आ रहा है मेरे पास? टाइम। तो स्लोप की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास? dq अपॉन dt। ये dq अपॉन dt है क्या? ये तो करंट आ गया। यस, अगर आपका ग्राफ प्लॉट है बिटवीन द चार्ज एंड टाइम, तो आप स्लोप कैलकुलेट करके करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और क्या, सपोज यही ग्राफ प्लॉट होता बिटवीन करंट एंड टाइम, तो अच्छा क्वेश्चन, करंट और टाइम के केस में हम क्या करते हैं भाई? ये जो दिख रहा है ना आपको एरिया, ग्राफ प्लॉट है करंट और टाइम में, तो जो एरिया दिख रहा है ये एरिया आपको क्या फाइंड करके देगा? गौर से देखो, एरिया मैंने निकाला ग्राफ का एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है? एरिया इक्वल होता है y इंटू एक्स। वाई में क्या है मेरे पास? करंट। एक्स में क्या है मेरे पास? टाइम।
और करंट इनटू टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। ये है पूरा एंटायर करंट आपके सामने। इसके अलावा किसी भी फॉर्मेट पे करंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं आने वाला। फॉर्मूलेस सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए, ग्राफिकल मेथड से, आप किसी भी मेथड से काउंट कर सकते हो अपने उस सुंदर से करंट को। नोट करिए। गुड। तो जैसे हमने करंट के बारे में स्टडी कर लिया, वैसे ही अब करंट के फ्लो को भी स्टडी कर लेते हैं। करंट फ्लो कैसे होता है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली देखना। सपोज मेरे पास ये है एक कंडक्टिंग वायर। अब कंडक्टिंग वायर, इसका कॉन्फ़िगरेशन, यस, इसका कॉन्फ़िगरेशन है, एरिया है इसका ए, लेंथ है इसकी एल, और इसमें भाग रहे हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। ये रहे वो इलेक्ट्रॉन। इन पे कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं की है, इसलिए इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से रैंडमली जहां मन कर रहा है वहां फ्लो कर रहे हैं। अगर आपने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है तो समझ जाओ ये इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, 10⁴ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। जैसे क्लास में बिना टीचर के बच्चे जहां मन किया वहां उतनी स्पीड से। बट आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होता है, सपोज आपने इस पे अप्लाई करना शुरू किया पोटेंशियल, होगा क्या, आपने अप्लाई कर दिया एक्सटर्नल पोटेंशियल। पोटेंशियल के अप्लाई करने से फर्क क्या पड़ता है, मेन क्वेश्चन तो ये आता है। इफेक्ट पता चलेगा तभी तो कुछ काम करेंगे, यस। पोटेंशियल अप्लाई करने से, जैसे आप पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पूरे कंडक्टिंग वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बिल्कुल सही, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल, मतलब dV/dr, चेंज इन पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जनरेट करता है हर एक फ्री घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पे। क्लास में टीचर आ गया है, हर एक फ्री बच्चे को उन्हें फोर्स अप्लाई करना शुरू किया, और ये फोर्स क्या करता है भाई, ये फोर्स जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं सबको एक्सीलरेट करता है। किस फॉर्मूले से, F/m, साथ साथ दिख रहे हैं ना फॉर्मूले। और ये एक्सीलरेशन क्या जनरेट करता है, ये अप्लाई करता है सबकी वेलोसिटी में वेरिएशन। जैसे टीचर के आते ही सबकी कॉपियां खुल गई, पढ़ने शुरू, और उसको हम किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, U+AT। और लास्ट में क्या होता है, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इन सबकी स्टडी का एवरेज मतलब रिजल्ट वो आता है। इट मींस जो सारी वेलोसिटीज थी इलेक्ट्रॉन्स की, उनका जो एवरेज निकल के आता है उसको एक नाम दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या नाम बताया मैंने आपको इसका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि अब सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएंगे। ये है कहानी बैटरी लगाने से होने वाले इफेक्ट की। इज इट क्लियर। तो जैसी बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉनों ने वन डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर दिया। और अब इनकी स्पीड कितनी है, देखो इंटरेस्टिंग, 10⁻⁻⁴। मतलब बिना टीचर के तो पूरे दम से भाग रहे थे, जो मन कर रहा था वो कर रहे थे, 10⁻⁴ प्लस का। और जैसे टीचर ने पढ़ाना शुरू किया, एकदम से स्पीड स्लो। अब सब धीरे धीरे स्टडी कर, कितनी स्पीड से, 10⁻⁴। ये है आपका इफेक्ट जो आप बैटरी अप्लाई करने के बाद कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉनों पे देखते हैं। इनका इफेक्ट क्या पड़ा, इनसे हम ये जनरेट करने की कोशिश करेंगे, इनमें रिलेशन। इलेक्ट्रॉन बेसिकली चलता कैसे है, जब उसे एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी मिलती है जो आप बैटरी से दे रहे हो, तो वो जाके अपने नियर बाय वाले इलेक्ट्रॉन से हिट करता है। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है। जैसे अभी आप सीट पे बैठे हुए अपने बगल वाले बच्चे से टकरा रहे हो, तो इनमें जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। हम इन सारे कॉन्सेप्ट का रिलेशन निकालने वाले हैं करंट के साथ। तो जरा एक पूरे इस कॉन्सेप्ट को ढंग से देखो और इससे रिलेटेड पहले डेरिवेशन पे काम करते हैं। कौन सा डेरिवेशन है वो, हम निकालने जाने वाले हैं रिजल्ट सीधा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड के मिड में, राइट। हाउ कैन यू फाइंड द करंट। तो स्टूडेंट अब हम क्या निकालने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। कैसे फाइंड करेंगे करंट और कैसे फाइंड करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इसका रिलेशन, इंटरेस्टिंग पार्ट, राइट। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन।
करंट का फॉर्मूला एज वी नो, करंट क्या होता है, गुड आंसर, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज क्या होता है, एन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। मैं इसी फॉर्मूले पे काम करूंगा, तो मुझे यहां पे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज ये मान के चलते हैं इसके पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, एन, पर यूनिट वॉल्यूम में एन इलेक्ट्रॉन है। तो हाउ कैन वी फाइंड द करंट। अब इस करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। देखो भाई ध्यान से, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स हैं n, एक यूनिट वॉल्यूम में, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ। ये हो गए मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम। ये हुआ जादू, क्योंकि अब आएगा रिलेशन n e a l अपॉन टी। ये l अपॉन टी क्या है, स्पीड सुना है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बस ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बन गया, ड्रिफ्ट स्पीड। इससे आपने निकाला रिलेशन n e a v d में, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। एक सुंदर सा और हल्का सा डेरिवेशन, जिससे हमने रिलेशन फाइंड किया करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में। आपको पता है एक और टॉपिक होता है जो इसके जैसा ही है, छोटा सा, करंट डेंसिटी। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। देखो भाई, हम बात कर रहे हैं करंट डेंसिटी की, तो पहले ये समझो कि ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता क्या है। करंट डेंसिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया से निकलने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन कैसे निकलेगा, आई की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी, इसको डिवाइड किया मैंने ए से ए गया कट, ये हो गया रिलेशन एन ई वी डी। इस तरह से बोर्ड पे आपके सामने दो बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशन आ चुके हैं। एक है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, और एक है करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। और रीजन फुल बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा होगा, एक बार अच्छे से पूरा एक्सप्लेनेशन नोट करो, फिर इसके अगले स्टेप पे काम करेंगे हम, राइट। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। वो क्या है, जब करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन निकाल लिया, करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन निकाल लिया, तो इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन होता है, उस पर काम करते हैं। तो जरा केयरफुली देखिएगा अगला डेरिवेशन, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd और हमारे रिलैक्सेशन टाइम टो में क्या रिलेशन होता है। बहुत बढ़िया, एक बार जो भी पीछे पढ़ा था उस ड्रॉ के ऊपर एक बार फिर से डिस्कशन। क्या पढ़ा था, ये एक वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया a, इसकी लेंथ l, इस वायर के अंदर भाग रहे थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, और कैसे भाग रहे थे, जहां मन कर रहा था वहां। यही तो स्टडी किया था अभी आपने। फिर क्या किया था आपने, यस आपने अप्लाई किया था एक पोटेंशियल। पोटेंशियल अप्लाई करने से क्या हुआ था, जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग रहे थे वो सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलने हो गए शुरू, राइट। ये कब हुआ था, पोटेंशियल लगाने के बाद। और पोटेंशियल का इफेक्ट याद करो, समझाया था। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आता है, फोर्स से एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज होती है, और उस वेलोसिटी का जो एवरेज होता है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इतना सब करना पड़ेगा, जी हाँ। अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक पहुंचना है तो इतने स्टेप करने पड़ेंगे। तो एक बार देखते हैं, डरने की जरूरत नहीं, सब आसान है। तो हम लोग इनमें रिलेशन देख लें, बिल्कुल सही। ई कैसे निकालते हैं, ई का मतलब होता था dv अपॉन dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट। फोर्स का मतलब क्या था, F इज इक्वल टू क्यू ई। एक्सेलरेशन का मतलब क्या था, F अपॉन m। v कैसे निकालते थे, u प्लस ए टी। वाह, ये है वो सुंदर सुंदर फॉर्मूले
जिनसे हम शुरुआत करते हैं, राइट। हमारे पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन पे पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन कितना था, क्योंकि जितना एक इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उतना सब पे, कंडीशन तो सारी सेम है। तो हम निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑन ईच फ्री इलेक्ट्रॉन, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? फोर्स अपॉन मास। फोर्स कैसे निकालते हो आप? क्यू ई अपॉन एम। ई कैसे निकलेगा? राइट क्वेश्चन। क्यू तो हो गया स्मॉल ई के इक्वल, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए स्मॉल ई, अपॉन में एम। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो क्या फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का? पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। ये है वो एक्सेलरेशन जो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हो रहा है। अब ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? सबकी स्पीड में वेरिएशन, वो निकालते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं अपने एक इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी काउंट करने की कोशिश करूं तो u1 प्लस ए टो वन। ये टो वन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से, नियर बाय वाले दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में लगने वाला समय, राइट। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सबकी अलग अलग हम लोग निकालते हैं स्पीड। u2 प्लस ए टू टू, और ये कहानी कहां तक? अप टू n तक, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक मैंने सबकी फाइनल वेलोसिटीज को निकाला। vd कैसे निकलेगा? vd क्या था देखो ना, सबकी एवरेज, फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज। मैं क्या करता हूं? सबकी वैल्यू प्लेस करता हूं। देखो vd काउंट करने के लिए जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी फाइनल वेलोसिटीज का एवरेज। अब ये वैल्यू कैसे आएगी देखते हैं। गुड। तो vd इज इक्वल टू व्हाट अबाउट द v1? u1 प्लस ए टो वन प्लस u2 प्लस ए टो टू, और चलो नीचे ले आते हैं कहां तक? un प्लस ए टो एन तक। और हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय n, जितने भी वायर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। जरा इनकी वैल्यू चेक करते हैं कितनी आती हैं। ये हुआ u1 प्लस u2 कहां तक? un तक, प्लस ए टो वन टो टू कहां तक? टो एन तक, और इन सब का मीन। रिजल्ट क्या आया? देखो ये है आपकी वेलोसिटी जिसमें होती है डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो एक नीचे, कैंसिल हो गया जीरो। सपोज एक लेफ्ट जा रहा था तो एक राइट, वो भी कैंसिल हो गया जीरो। तो जो वेलोसिटीज है इसका तो एवरेज आया, यानी मीन आया जीरो। व्हाट अबाउट द टो? ये तो है रिलैक्सेशन टाइम, और टाइम का मीन कुछ ना कुछ तो आएगा, जैसे आपकी मार्कशीट में नंबर, उनका भी तो हम लोग एवरेज निकालते हैं, कुछ तो आता है। यस, तो आपका वीडी किसके इक्वल बैठा इस हिसाब से? ए टो। कहानी ये है कि आप तो रिलेशन निकाल रहे थे, वो आया ना। देखो ए की वैल्यू कितनी है, ये रही, ई वी टो अपॉन एम एल, ये मैंने प्लेस किया। ये है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। बोर्ड में मैक्सिमम बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डेरिवेशन का। तो एक बार फटाफट से अच्छी सी कॉपी में नोट करिए, साफ सुंदर राइटिंग में, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। राइट तो अभी तक जो आपने नोट किया उसके हिसाब से तो आपने रिलेशन निकाला ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में। अगला क्या? गुड। अगला जो डेरिवेशन है जिस पे हम काम करने वाले हैं वो एक इंफॉर्मेटिक वैल्यू है। क्या? ओम्स लॉ। खूब सुना होगा आपने इसके बारे में, क्लास 10 से हम लोग पढ़ते आते हैं। ओम्स लॉ। व्हाट अबाउट द मीन्स ऑफ ओम्स लॉ? पहले इसके ऊपर स्टडी कर लें, ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ में ये समझाया गया था, इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज। अब ये फिजिकल कंडीशन क्या होती है?
टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये वो चीज़ें हैं अगर आप जिनको चेंज ना करें तो उस सिचुएशन में आपके कंडक्टर पे अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस और प्रोड्यूस होने वाले करंट का रेशो कांस्टेंट रहता है। मतलब सीधी बात, फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं हो रही तो V अपॉन आई क्या हो गया, कांस्टेंट। मुझे ये वेरीफाई करना है, राइट। कैसे वेरीफाई करना है वो देखते हैं। तो देखते हैं वेरिफिकेशन कैसे होगा हमारे पास ओम्स लॉ का। वी नो दैट, राइट। क्या पता है हमें, हमें ये पता है कि I इज इक्वल टू होता है NEAVD। ये मेरे पास एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन था, इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। देन इसके बाद वी आल्सो नो दैट, क्या जानते हैं हम, VD का रिलेशन क्या था, VD इज इक्वल टू EV टू अपॉन ML। इनका यूज क्या करना है, मेरे पास VD की वैल्यू है, इसको मैं प्लेस कर देता हूं। तो क्या मिलेगा मुझे यहां से, I is equal to NEA, what about the VD is EV to upon ML। ये मैंने VD की वैल्यू को यहां पर प्लेस किया। जैसे ही मैंने VD की वैल्यू को यहां प्लेस किया, करंट आया NE स्क्वायर A टू V बाई ML। गुड, अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। MLI इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टू V। What about the V अपॉन I? ये V अपॉन I रिजल्ट क्या दे रहा है आपको, अच्छा क्वेश्चन। V अपॉन I हमें रिजल्ट दे रहा है, अगर हम देखें, देखो V अपॉन I ML अपॉन NE स्क्वायर A टू। इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन अनचेंज, अगर आप फिजिकल कंडीशन नहीं बदलते तो क्या लगता है मास अपने आप बदलेगा, नहीं, कभी चेंज नहीं हुआ। वायर का लेंथ कभी चेंज नहीं हुआ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनचेंज। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बचपन से ही नहीं बदला। एरिया वो भी चेंज नहीं होगा। और टो, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है वो तो डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल आपने बदला नहीं। इसका मतलब फिजिकल कंडीशन ना बदलें तो ये सारे की सारी वैल्यूज यानी V अपॉन आई कुछ भी चेंज नहीं होने वाली, तो ये बन जाता है कांस्टेंट। और यही तो ओम भी कह रहा था, ओम से भी तो ये बताया था, फिजिकल कंडीशन नहीं बदलोगे तो V अपन आई कांस्टेंट, राइट। अब इसका रिजल्ट क्या आया, क्या इससे कंक्लूजन मिला कुछ, हाँ बिल्कुल मिला। देखिए भाई, इससे ये समझ में आया कि पहले तो इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, R, कि जो R है उसकी वैल्यू हो गई ML अपॉन NE स्क्वायर A टू। बहुत ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है, राइट। जो हम 10th लेवल पे कंक्लूजन पढ़ते थे ना, क्या कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। आप लेंथ स्ट्रेच करते जाओ, रेजिस्टेंस भी स्ट्रेच होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। दूसरा कंक्लूजन, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब वायर का एरिया अगर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज, मतलब जो पतला वायर है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा क्योंकि उसका एरिया कम होता है। मोटा वायर जिसका एरिया ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम। क्लियर। इन दोनों को क्लब किया गया तो रिजल्ट क्या मिला वो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको क्लब करने के बाद रिजल्ट आया, आर डिपेंड करता है एल अपॉन ए पर। यहां एक अप्लाई किया हमने कांस्टेंट। ये है वो फॉर्मूला जिससे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें चीजें क्या क्या है भाई, आर क्या था आपके पास, आर को हम लोग बोलते थे रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता था, लेंथ पे और एरिया पे यानी कॉन्फ़िगरेशन पे। इस रो का क्या नाम था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, राइट। या आप इसको दूसरा नाम भी बोल सकते थे, क्या, रेजिस्टिविटी। ये किस पे डिपेंड करता था, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे। मतलब आपका मटेरियल कैसा है, आप मटेरियल बदल दो,
आपका रजिस्टिविटी वाला कॉलम बदल जाएगा। मतलब अगर मैं सिल्वर के वायर को हटा के गोल्ड से रिप्लेस कर दूं तो रजिस्टिविटी बदलेगी, बट अगर सिल्वर के वायर की लेंथ चेंज कर दूं या एरिया चेंज कर दूं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्लियर? रजिस्टिविटी किसके चेंज होने पे बदलती है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के। और रेजिस्टेंस वो कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड है, लेंथ के चेंज होने से और एरिया के चेंज होने से। गुड, इस पे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं। एक दूसरी बात, रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, ये कॉलम ध्यान से देख के चलना क्योंकि ये आपको काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला है। बेसिकली एक फॉर्मूला था, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट किस किस पे? आपके मटेरियल पे। मटेरियल कौन कौन सा? चलो फर्स्ट मटेरियल हम लोग लेके चलते हैं, मेटल। मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ता है? दूसरा इसका भाई एलॉयल, इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तीसरा इसका भाई सेमी कंडक्टर। हम ये देखने चाह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इन पर क्या क्या इफेक्ट डालती है, मेटल पे, एलॉयल पे, सेमीकंडक्टर पे। क्योंकि एज वी नो रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो हम यहाँ दो चीजों पे काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के इफेक्ट को भी देख रहे हैं और साथ साथ उसके दूसरे भाई कंडक्टिविटी के इफेक्ट को भी, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल। राइट, रेजिस्टेंस ज्यादा कंडक्टिविटी कम, रेजिस्टेंस कम कंडक्टिविटी ज्यादा। बट इफेक्ट क्या पड़ा पहले तो ये देखें। एक्चुअल में ये सारी कहानी का सुपर हीरो है ये अल्फा। इस अल्फा की वजह से इन पे इफेक्ट पड़ता है। चलो देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है और बहुत हाई होती है। अल्फा की वैल्यू मेटल्स के लिए पॉजिटिव होती है और बहुत हाई होती है। अल्फा की वैल्यू एलॉयल के लिए भी पॉजिटिव होती है, लेकिन एज कंपेयर टू मेटल ये कम होती है। यानी अगर आप मेटल को 100 रैंकिंग कर रहे हो तो एलॉयल को 30, 60, 40 कुछ भी उससे कम। व्हाट अबाउट द सेमीकंडक्टर? इसके लिए अल्फा की वैल्यू निगेटिव होती है। इफेक्ट क्या पड़ा? फिर वही क्वेश्चन, बढ़िया इफेक्ट क्या पड़ा अब वो देखते हैं। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगा तो देखो भाई अल्फा की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग मेटल, क्योंकि अल्फा की वैल्यू इसके लिए पॉजिटिव है, तो अगर टेम्परेचर मैंने इंक्रीज किया तो ये मल्टीप्लाई इंक्रीज होगा। व्हाट आई एम सेइंग, अल्फा की वैल्यू प्लस में है ना, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो ये मल्टीप्लाई क्या होने लगेगा? इंक्रीज। और इसके इंक्रीज होने का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर इंक्रीज होता है। इसीलिए घरों में गोल्ड या सिल्वर का वायर यूज नहीं करते चाहे कितना भी पैसा हो। क्यों? टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, उसकी कंडक्टिविटी कम। क्लियर? तो हमें क्या समझ में आया? टेम्परेचर इंक्रीज करने से मेटल का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। राइट? इस पे क्या फर्क पड़ा एलॉयल पे? मिक्सअप। इसके लिए भी तो अल्फा की वैल्यू प्लस में है लेकिन मेटल से कम है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से एलॉयल का रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे इंक्रीज होता है, स्लो स्लो। और अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो कंडक्टिविटी उसी फ्लो में स्लो स्लो डिक्रीज होती है। एलॉयल के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन मेटल से कम, इसीलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है और कंडक्टिविटी स्लोली स्लोली डिक्रीज। सेमीकंडक्टर का क्या? इनके ताऊ जी का बेटा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अकेले ही इसकी वैल्यू माइनस है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे ये रेजिस्टेंस उतना कम कर देगा। राइट? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत तेजी से कम होता है, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा। इसीलिए जहां पर डिवाइसेस में हीट वाले इफेक्ट आते हैं वहां हम लोग मेटल यूज नहीं करते, सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी ज्यादा। क्लियर? ये था आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड इफेक्ट। अच्छे से नोट करो। नाउ अगला क्या, यहां तक जब आपने स्टडी कर लिया तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है उस पर काम करते हैं।
देखो, रेजिस्टेंस को दो तरीके से कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में या फिर पैरेलल, और थर्ड क्या हो सकता है भाई, उन्हें मिक्स कर लो, कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल, लेकिन मेन तो क्या हुआ, सीरीज और पैरेलल, राइट। 10th का टॉपिक है, अच्छे से समझना। रेजिस्टेंस को अटैच किया हमने दो तरीकों से। एक मेथड जिसे हमने नाम दिया है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा मेथड जिसे हमने नाम दे रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। तो अब बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे। हाउ कैन वी कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये रहा आपका रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस, इनको अटैच करना है सीरीज में। इनकी वैल्यू R1, R2, R3। तो सीरीज में अटैच कैसे करेंगे, फर्स्ट थिंग तो ये देखो, आप पहले रेजिस्टेंस के लास्ट वाले टर्मिनल को दूसरे रेजिस्टेंस के फर्स्ट वाले टर्मिनल से, और ऐसा ही टू बी एंड तक कनेक्ट करते हुए चले जाओ, और लास्ट में इनको कनेक्ट कर दो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, राइट। तो व्हाट अबाउट द नेट रेजिस्टेंस, कितना नेट रेजिस्टेंस हुआ। नेट रेजिस्टेंस जो सीरीज में हमें मिलता है वो होता है R1 प्लस R2, और कहां तक, Rn तक। मतलब सीरीज में अगर आप रेजिस्टेंस को अटैच करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है, इंक्रीज। तो सीरीज में क्या क्या समझ में आया, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। और क्या बातें समझ में आई, यस, और भी हमें कुछ बातें समझ में आएगी। सीरीज में करंट सब पर सेम रहता है, जितने भी रेजिस्टेंस है, और वोल्टेज वो सब पर अलग अलग। तो निकाल कैसे सकते हो उस वोल्टेज को। मान लो पहले वाले पे आपको वोल्टेज निकालना है, राइट। तो फर्स्ट वाले पे अगर वोल्टेज निकालना है तो काउंट कैसे करना है वो सीखो। वो हम निकालेंगे V1 इज इक्वल टू आई R1 करके, करंट की वैल्यू है R1, क्योंकि आई तो सब में सेम है। सपोज सेकंड वाले पे निकालना है तो आई R2 करके। ये है आपका कॉम्बिनेशन, कौन सा वाला, सीरीज। पैरेलल में क्या होता है उस पर भी तो काम करना है, यस। पैरेलल भी कुछ ज्यादा अलग नहीं है, सेम ही है, थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। देखो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा इसका भाई दूसरा रेजिस्टेंस, और ये रहा इसका एक और भाई रेजिस्टेंस। इनकी वैल्यूज R1, R2, R3। ये हमारे पास तीन अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस हो गए, R1, R2, R3। कैसे कनेक्ट करना है इन्हें, पैरेलल में क्या करोगे, सबके एक टर्मिनल को तो वन साइड कनेक्ट करो, सबके वन टर्मिनल को, और दूसरे टर्मिनल को जो बच गया उसको वन साइड कर दो, और फिर इनका कनेक्शन कर दो एक्सटर्नल सोर्स से। ये कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल। पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं, अच्छा क्वेश्चन। पैरेलल में रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं 1/RP वाले फॉर्मूले से, 1/R1 प्लस 1/R2, और कहां तक ये 1/Rn तक। क्या इफेक्ट पड़ता है पैरेलल में, जो मेन मेन बातें हैं, आपका नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होने से, अजी भाई ले लो ले लो, और चाय बनाना तो ले आना। तो पैरेलल में फॉर्मेट समझ में आया, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, कहां तक, 1/Rn तक। और पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, गुड। करंट वो तो सबके लिए अलग अलग, सेम क्या, वोल्टेज, वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस पर सेम रहता है। करंट कैसे निकालेंगे, अच्छा क्वेश्चन। अगर आपको करंट काउंट करना है, मान लो पहले वाले रेजिस्टेंस पे, तो V/R1, V तो सेम ही है ना, इसलिए। सपोज आपको दूसरे वाले रेजिस्टेंस पे करंट फाइंड करना है तो V/R2। ये पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आपके सामने है, सीरीज एंड पैरेलल, और इनके फॉर्मुलेस जो भी इनके इफ बटे हैं वो सब बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। अच्छे से एक बार सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपीज पे नोट करो, ताकि हम फिर अगले टॉपिक पे डिस्कस कर पाए।
गुड। तो हमारा इस रेजिस्टेंस वाले जितने भी उपवर्ड थे सबका पार्ट खत्म। अगला पार्ट क्या होता है? अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसको देने वाला, जो सर्किट को जो करंट देने वाला डिवाइस है सेल, उसके बारे में। दैट्स गुड। तो देखिए अब हम बात करते हैं सेल के बारे में। खत्म तो आज ही करना है, एनर्जी लेवल फुल रखना है ताकि आज ही हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर पाए। टाइम बहुत शॉर्ट है, राइट? अब देखिए इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इलेक्ट्रिक सेल के बारे में डिस्कशन, गुड, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो भाई। इलेक्ट्रिक सेल, सेल के बारे में वैसे तो आपको मेनली पता होगा क्या होता है सेल। सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इसमें तीन बेसिक पॉइंट्स आते हैं। सेल का पोटेंशियल डिफरेंस यानी मैक्सिमम वोल्टेज, सेल कितना करंट पास कर रहा है, सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस यानी वो करंट के फ्लो का कितना अपोज कर रहा है, राइट? तो इन पे बात करते हैं। कुछ फॉर्मूले ध्यान से देखना। सेल का सिंबल क्या होता है? पहले तो ये है आपके सेल का सिंबल, न्यूमेरिकल में यूज होगा इसलिए ध्यान से देख लो। इसी सिंबल को देखते पहचान जाना क्या है ये सेल। इसका ये वाला टर्मिनल कौन सा होता है? बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला निगेटिव। बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी निगेटिव, याद रखना, बड़ी डंडी पॉजिटिव, छोटी डंडी निगेटिव। और ये लगा है साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ये है सेल का एक सिंबल। जो सेल है उसके लिए अगर पोटेंशियल का रिलेशन निकाला जाए तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आप यूज करेंगे। कब? जिस वक्त आप सेल को डिस्चार्ज होते हुए देख रहे हो। नॉर्मली सेल डिस्चार्ज ही होता है, कोई सेल ऐसा नहीं होता जो अपने आप चार्ज हो जाए, करना पड़ता है। तो नॉर्मली सेल क्या होते हैं? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज वाले केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ चार्जिंग? ठीक है भाई बात। तो चार्जिंग वाले केस में जहां माइनस आ रहा है वहां क्या लगा दोगे आप? प्लस। और अगर आपका सर्किट क्लोज है, क्लोज, चलो ठीक है, ओपन सर्किट में डिस्कस करते हैं। ओपन है तो ओपन सर्किट में करंट कितना होता है? 0। और ऐसा हुआ तो V किसके इक्वल आया? E के। बढ़िया। इनको देख के कुछ समझ में आ रहा है? बढ़िया। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है क्या कि इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल ईएमएफ से कैसे लिंक रखता है? उस केस में पोटेंशियल ईएमएफ से हमेशा स्लो होता है, मतलब पोटेंशियल लेस देन टू ईएमएफ। बट अगर आपका सेल चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल ईएमएफ से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन। और अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा तो पोटेंशियल ईएमएफ के इक्वल होता है। कौन से सर्किट में? ओपन। अक्सर न्यूमेरिकल में आप ये वर्ड सुनोगे, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, राइट? अब इनसे आगे क्या? सेल करंट भी तो फ्लो करता है, बिल्कुल फ्लो करता है। उस सेल से निकलने वाले करंट का फॉर्मूला क्या होता है? पास होने वाले करंट का फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, E मतलब टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ये टोटल ईएमएफ की कहानी क्या है? सेल में तो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं सेल का ईएमएफ आप कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए ये देखो, ये रहा एक कॉम्बिनेशन। मेरे पास दो सेल हैं, इसका ईएमएफ E1, इसका E2। एक और समझो, इसका दूसरा ड्रॉ। ये अभी इनमें क्या फर्क पड़ा? मुझे ईएमएफ निकालना है दोनों केस में। पहले केस में अगर मैं ईएमएफ निकालने के लिए कैलकुलेशन करूं तो देखो ईएमएफ कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, सब कुछ डिसाइड करता है करंट। तो आप पहले करंट की डायरेक्शन जस्टिफाई करो। इसमें करंट चल रहा है निगेटिव से पॉजिटिव, इसमें भी चल रहा है करंट निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इन दोनों सेलों में जो करंट चल रहा है वो सेम डायरेक्शन में चल रहा है। और बच्चा अगर करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा हो तो नेट ईएमएफ आप कैसे निकालोगे? इनके इंडिविजुअल ईएमएफ को सम करके, E1 प्लस E2 करके। नीचे क्या देख रहे हो आप? इसमें करंट चल रहा है छोटी डंडी से बड़ी डंडी, माइनस से प्लस। इसमें करंट चल रहा है माइनस से प्लस, छोटी डंडी से बड़ी डंडी। दोनों में करंट कहां चल रहा है? अपोजिट। तो ईएमएफ कितना आएगा इस सिचुएशन में? ईएमएफ आएगा E1 माइनस E2, यानी जो भी ज्यादा है उसमें से कम वाला माइनस कर लेना। इस तरीके से आप लोग निकालोगे सेल से निकलने वाला करंट। कैपिटल आर क्या होता है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आपने बाहर लगाया सेल के। स्मॉल आर क्या होता है? खुद सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस।
इंटरनल रेजिस्टेंस से याद आया, अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो बिल्कुल उसके लिए हम है ना। देखो, अगर आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पूछा जाता है तो आप यूज करोगे फॉर्मूला स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1। ये है आपके सेल के बेसिक पार्ट। इनको अच्छे से अपनी सुंदर सुंदर राइटिंग में अपनी कॉपी पे नोट करो, तब तक हम लोग सेल के कॉम्बिनेशन पर डिस्कस करते हैं। गुड, तो आपने सेल का फॉर्मेट क्लियर किया। अब हम बात करते हैं सेल के कॉम्बिनेशन की। कैसे हम सेल्स को सीरीज में अटैच कर सकते हैं, ये कैसे हम लोग सेल्स को पैरेलल में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप, पहले हम लोग लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन में सेलों को अटैच कैसे करेंगे वो तो सीखें। गुड, तो देखो भाई, ये है मेरे पास एक सेल जिसका ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और ऐसे ना मेरे पास बहुत सारे सेल हैं जिसमें से हर एक का ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। कितने सेल है मेरे पास? ये है मेरे पास एन सेल, राइट। इनको मुझे कनेक्ट करना है ए से बी के बीच में। कैसे? सीरीज में। कैसे कनेक्ट करूंगा वो ध्यान से सुनना। पहले सेल के निगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से, और ऐसा एंड तक कनेक्ट करते चले जाना। क्या समझाया? पहले सेल के निगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और लास्ट में इनका कनेक्शन किससे कर देना? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसमें हमें करंट फ्लो कराना है, राइट। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई करंट कैसे निकालें। वी नो वेरी वेल कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है। करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो मुझे पहले ये दोनों चीजें काउंट करनी होंगी। तो पहले हम लोग निकालते हैं सबसे पहले टोटल ईएमएफ। हाउ कैन यू फाइंड द टोटल ईएमएफ? रूल याद है ना, करंट कहाँ निकल रहा है उस पर ध्यान लगाओ। करंट कहाँ चलता था? जी हाँ, करंट चलता था छोटी डंडी से बड़ी डंडी, नेगेटिव से पॉजिटिव। ये चल रहा है करंट। और इंटरेस्टिंग बात, सारे सेलों का करंट सेम डायरेक्शन में है। तो पीछे समझाया था, करंट अगर सेम डायरेक्शन में हो तो सबका ईएमएफ ऐड हो जाता है। तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई। कहां तक? सीधे सीधे एन टाइम एन ई। मेरे पास टोटल ईएमएफ तो मिल गया। अब क्या? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब मैं काउंट करता हूं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे कैसे अटैच हैं? सीरीज में। तो रेजिस्टेंस कितना होता है सीरीज का? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, जितने भी हो। तो ये कितने हो गए? स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर। कहाँ तक? एन तक। तो सीधे सीधे एन आर ना लिख दिया जाए। ये हमारे पास ईएमएफ, ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? करंट। यस, वो करंट कितना होगा उस पर काम करते हैं। देखो भाई, करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ। कितना है टोटल ईएमएफ मेरे पास? एन ई। फिर हम लेते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वो है मेरे पास कैपिटल आर। फिर लेते हैं हम लोग इंटरनल, कितना है? एन आर। ये है मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का फॉर्मूला। कितना? आई इज इक्वल टू एन ई, मतलब टोटल ईएमएफ, अपॉन कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल, प्लस स्मॉल एन आर, इट मीन्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। आप इससे काउंट कर सकते हो बैटरी से निकलने वाला टोटल करंट।
जब आपके सेल किस में कनेक्ट हो, सीरीज में। क्लियर, नोट करिए। गुड। तो फुल एनर्जी के साथ आपने सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन भी स्टडी कर लिया। अब हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? यस, यू आर राइट, हम स्टडी करने वाले हैं सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। सीरीज को तो बहुत पीछे छोड़ दिया हमने, पैरेलल ने, तो आप इसको बहुत अच्छे से मन लगा के स्टडी करें। राइट, तो शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मैं यहाँ पे दो सेलों का एग्जाम्पल लेके आपको ये कॉम्बिनेशन समझाऊंगा। राइट, तो देखिए पहले मैंने लिए दो सेल, कौन कौन से? ये है मेरे पास एक पहला सेल, इसका ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये रहा मेरे पास एक दूसरा सेल, R2 इंटरनल, ईएमएफ E2। मैंने इन्हें कनेक्ट कर दिया दोनों को पैरेलल में। राइट, पैरेलल में कनेक्ट कैसे करते हैं भाई? पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, यानी बड़ी डंडी को बड़ी डंडी से, निगेटिव को निगेटिव से। राइट, टर्मिनल शो नहीं हो रहे, अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव। तो मैंने कैसे जोड़ा इन्हें पैरेलल में? दोनों के पॉजिटिव को एक तरफ, दोनों के निगेटिव को एक तरफ। और इनका कनेक्शन किससे करना है? इनका कनेक्शन कर देते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ये रहा। अब क्वेश्चन ये है कि इस रेजिस्टेंस से कितना करंट पास होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। पहली बैटरी से करंट निकलेगा कहां? निगेटिव से पॉजिटिव, छोटी डंडी से बड़ी डंडी, समझाया था ना। और दूसरे से भी करंट निकलेगा सेम डायरेक्शन में, निगेटिव टू पॉजिटिव। इंटरेस्टिंग बात, दोनों आके यहाँ पे जंक्शन पे ऐड हो जाएंगे और टोटल करंट जो इस वक्त आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पास हो रहा होगा वो होगा I1 प्लस I2। उसके बाद I1 अपने सेल में वापस, I2 अपने सेल में वापस, ये वापस अपने अपने सेल में करंट चला गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या? अब हमें ये निकालना है टोटल करंट रेजिस्टेंस में गया कितना। तो भाई मुझे जो दिखाई दे रहा है टोटल करंट जो रेजिस्टेंस में जा रहा है एक्सटर्नल में, वो है सपोज I, उसकी वैल्यू कितनी है? I1 प्लस I2। कहीं से अगर I1 I2 मिल जाए तो ये सारा काम आसान हो जाएगा। इस I1 I2 को कैसे काउंट करना है, उसके लिए हम लोग किरचॉफ लॉ को यूज करेंगे। राइट, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं, फ्लो होना कैसे चलेंगे उस पर ध्यान लगाते हैं। राइट, बहुत केयरफुली हम चलेंगे हमेशा राइट साइड, जैसा हमने डिसाइड किया था। शुरू करते हैं हम लोग क्लॉकवाइज चलना। पहला रेजिस्टेंस जो मुझे दिखाई दे रहा है रास्ते में वो है R1। करंट कितना है इसमें? I1। R1 I1 ये हो जाएगा मेरा निगेटिव, माइनस I1 R1। किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग जो आपके फ्लो के अपोजिट मिले सब माइनस, आप चल रहे हैं क्लॉकवाइज, इसमें करंट आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज। देखो I1 R1, करंट जा रहा है ना ऐसे I1 और आप ऐसे आ रहे हो उल्टा, तो इसलिए ये हो गया हमारा माइनस का प्रोडक्ट। फिर हम चलते हैं आगे मूव करते हुए, ये हम यहां पहुंचे, इधर से उतर के इधर आए। कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है हमें? कैपिटल R। क्लियर, ये टफ पड़ रहा है, अच्छा किरचॉफ लॉ नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम उस दूसरे तरीके पे काम करते हैं, उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ इजीएस्ट वे में सिर्फ ये निकालना पड़ेगा करंट। कैसे? सेल पड़ा था ना, उसी पे काम कर लेते हैं। तो भारी डिमांड के साथ किरचॉफ लॉ की बाद में, क्योंकि कई बच्चों ने कहा अभी तो किरचॉफ लॉ हमने शुरू नहीं किया, बात भी सही है, तो किरचॉफ लॉ यूज क्यों करें? कोई बात नहीं, दूसरा मेथड, करंट तो इतने ही रहेगा ना भाई, I1 प्लस I2। राइट, ये दोनों किस में अटैच है? पैरेलल में, इनफैक्ट तीनों ही। तो पैरेलल में अटैच होने की वजह से इनमें पोटेंशियल क्या रहेगा? सेम। और ये हो क्या रहे हैं? डिस्चार्ज। तो पहले वाले पे पोटेंशियल कैसे मिलेगा? V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ये मैंने पहले वाले के लिए अप्लाई किया।
इससे तो देखो एक झटके में आपका I1 निकल के आ गया, कितना हो गया E1 माइनस वी अपॉन R1। मेरे पास करंट I1 मिल चुका है मुझे। अब क्या करना है, यही काम मैं नीचे वाले के लिए अप्लाई करता हूं। नीचे वाले के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें फिर से V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2 मिलेगा। इसके बेसिस पे अगर हम I2 की वैल्यू निकालें तो इंटरचेंज कर लेना भाई, E2 माइनस वी अपॉन R2। मेरे पास I1 भी है, मेरे पास I2 भी है, यहां प्लेस करता हूं टोटल वैल्यू निकालने के लिए करंट की, कितना आएगा। ठीक, चलो कलर चेंज करके देखते हैं। तो आपके पास टोटल I कितना हुआ, ये रहा आपका I1, यहां से उठाओ यहां प्लेस कर दो, कितनी वैल्यू है I1 की, E1 माइनस वी अपॉन R1। मैंने I1 की वैल्यू प्लेस कर दी। व्हाट अबाउट द I2, ये रहा E2 माइनस वी अपॉन R2। मैंने I1 की और I2 की वैल्यू को प्लेस किया। समराइज करते हैं इसको, I इज इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। देखो R1 इसके अपॉन में भी जाएगा, R1 इसके अपॉन में भी जाएगा, बराबर बराबर दोनों के अपॉन में चला गया। सेम काम R2 के साथ करना, E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2, ये R2 भी दोनों के अपॉन में चले गए। सारे सफल करके V की वैल्यू तक पहुंचते हैं हम लोग, क्योंकि हम V से कंपेयर करेंगे। इसको उठा के मैं इधर ले आया, इसको भी उठा के इधर ले आया, क्या बचेगा, चलो इधर देखते हैं। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। देखना ध्यान से, ये वाला जो V अपॉन R1 है इधर आया प्लस का, ये वाला जो V अपॉन R2 है वो इधर आया प्लस का, वो रे दोनों। आगे क्या भाई, अगले स्टेप पे देखते हैं इनकी वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ा। ये है आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसमें कोई ऑब्जेक्शन, अब सही लग रहा है, राइट। ये आई का क्या हुआ, जब ये V इधर शिफ्ट हो गए तो आई को उधर भेज दो, ये मैंने आई को इधर फेंक दिया, कैसा हो गया ये माइनस का। मुझे V तक पहुंचना था, यहां से V कॉमन आया, क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। आगे चलते हैं, इसमें क्या होगा R1 R2 में, ये मैंने इसको ले लिया R1 R2 एलसीएम की फॉर्म में, क्या बचा E1 R2 प्लस E2 R1, क्लियर, माइनस आई, सिंपली जो हम कैलकुलेट करके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्या, आगे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सिंपलीफाई करते हैं। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपली फॉर्म में अगर कैलकुलेट करें तो V R1 R2 ये हुआ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1, फुल डिवाइड कर रहा हूं R1 R2, इसके नीचे एक रख के, तो माइनस आई R1 R2। ये एक इक्वेशन सी रेडी हो गई आपके पास, क्लियर। अब इनको हम लोग और क्या कर सकते हैं, यस भाई इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर वाले फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, अलग अलग सेपरेट करके, राइट। तो रिजल्ट क्या देगा ये देखो, इनको इसके अपॉन में ले आना है, कैसे, ये गया कट, तो V इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस आई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये मैंने एक सुंदर सी इक्वेशन बनाई, और मैं इसे किससे कंपेयर करने वाला हूं, बिल्कुल सही बात, मैं इसे कंपैरिजन करने वाला हूं अपनी बेसिक इक्वेशन से, जो क्या होती है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर।
क्या रिजल्ट आने वाला है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे ध्यान से देखना वन बाय वन। रिजल्ट ये आने वाला है कि जो आपका जो ई है ये वाला, ये किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? इसके। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हमारा टोटल ईएमएफ होगा वो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट होगा। ये तो आ गया टोटल ईएमएफ। व्हाट अबाउट द R? जो आपका स्मॉल r होगा वो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 के इक्विवेलेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेरिवेशन, बोर्ड में अक्सर अलग अलग तरीके से पूछा गया है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल हैं तो उनके लिए टोटल ईएमएफ या उनका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस या उससे रिलेटेड ग्राफ। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप बाकी चीजें कर सकते हैं, राइट। तो होप सो आपको यहाँ पे जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी मैंने अलग अलग तरीके से पॉइंट्स लिए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। तो अच्छे तरीके से इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में नोट करें, क्लियर, ताकि हम इससे रिलेटेड बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा उसका सही आंसर दे पाए। तो वेरी गुड, मतलब हम काफी आगे आ चुके हैं, लगभग क्लोज, चैप्टर हमारा फिनिश होने पे है। बहुत इजीएस्ट तरीके से हमने इसके भारी भरकम कॉन्सेप्ट को भी सीखा। अब हम वो सीखने वाले हैं जिसपे इस पे न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं किरचॉफ लॉ की। तो जरा उस किरचॉफ लॉ को भी वन शॉट में इजीएस्ट वे में समझिए। शुरू करते हैं अपना किरचॉफ लॉ। जो हमारे किरचॉफ साहब थे उन्होंने सिंपल सर्किट, नाम भी सिंपल होता है, होते बहुत टेढ़े मेढ़े, उन सिंपल सर्किट को सॉल्व करने के लिए दो लॉ दिए थे। वो कौन कौन से लॉ थे? उन्हीं पे हम लोग काम करते हैं, राइट। तो हम बात कर रहे हैं अपने किरचॉफ्स लॉ पे। नाम भी अजीब सा है, किरचॉफ लॉ यानी स्विच ऑफ लॉ। किरचॉफ लॉ का जो फर्स्ट लॉ था ये किरचॉफ करंट लॉ, इसको बोलते थे KCL, राइट। एक दूसरा लॉ भी किरचॉफ ने दिया था जिसका नाम था KVL। तो उस पर भी डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हो गया KCL और सेकंड क्या हो गया हमारे पास? किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी KVL। अब ये दोनों लॉ थे क्या, इनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैंने पिक किया फर्स्ट लॉ, कौन सा? किरचॉफ करंट लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किरचॉफ साहब ने अपने इस लॉ में समझाया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करंट मीट एट पॉइंट 1 इज 0। किसी भी पॉइंट पर मिलने वाले सारे करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। मतलब एल्जेब्रा कहां से आ गया इसमें? यस, साइन। जहां एल्जेब्रा वर्ड हो जाए वो साइन। जो भी करंट टूवर्ड्स द जंक्शन आ रहा होता है उसको हम लोग लेते हैं पॉजिटिव साइन से, और जो अवे जा रहा होता है जंक्शन से उसको हम लोग लेते हैं नेगेटिव साइन से। तो एक इलास्ट्रेशन तैयार करते हैं इसके बेस पे। तो देखो भाई, यहाँ पे ये है जंक्शन जिसपे मिल रहे हैं बहुत सारे करंट, ये देखो। अब इन करंट्स को नाम दे देते हैं, कुछ कुछ नाम दे देते हैं इनको। इसमें करंट है I1 जो जा रहा है जंक्शन की तरफ, I2 जंक्शन से दूर जा रहा है, I3 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, I4 फिर से जंक्शन की तरफ, I5 भी जंक्शन की तरफ। कुछ करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, कुछ उससे दूर जा रहे हैं। अगर हम इसमें किरचॉफ का KCL लॉ अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग टोटल इक्वेशन क्या बनी? पहला करंट जिसका नाम है I1, इसको पॉजिटिव ले या निगेटिव, क्वेश्चन ये आता है। ये तो देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है जंक्शन की तरफ जा रहा है, और जो जंक्शन की तरफ जा रहा होता है उसको लेते हैं पॉजिटिव। तो इसमें लगाया मैंने प्लस, फिर प्लस करके अब दूसरा करंट कौन सा है भाई? I2। क्वेश्चन आया I2 के बारे में, क्या ये तो बाहर जा रहा है, राइट। एरो दिख रहा है ना, ऊपर जा रहा है ऐसे करके। तो अगर ये बाहर जा रहा है तो इसको मुझे लेना चाहिए माइनस साइन के साथ। फिर नेक्स्ट वन, अगला क्या, हम बात करते हैं I3 की। इस I3 में कौन सा साइन लगाएंगे? बाहर जा रहा है, अब तक आप समझदार हो चुके हो, बाहर जा रहा है इसलिए इसका साइन कैसा हो जाएगा? निगेटिव। फिर हम बात करते हैं I4 की। अगेन ये भी कहां जा रहा है? जंक्शन की तरफ, इसका साइन भी पॉजिटिव। जो भी जंक्शन की तरफ जाता दिखे उसका साइन पॉजिटिव, जो जंक्शन से दूर जाता दिखे उसका साइन निगेटिव। I5 के बारे में क्या रहा है? ये तो जंक्शन की तरफ जा रहा है तो इसका भी साइन पॉजिटिव,
और सबका एल्जेब्रिक सम कितना आता है 0। किसने बताया था ये? किरचॉफ ने। तुम्हारे कान में आके बताया होगा धीरे से, हाँ मुझे भी सुनाई दिया था। अब इनको काउंट कर लो जरा। I1 प्लस का I4 प्लस का I5 प्लस का, ये तो हो गए तीन जो एक डायरेक्शन में। I2 को दूसरी साइड भेज दो, I3 को दूसरी साइड, मतलब जितना करंट इन उतना करंट आउट। ये है आपका किरचॉफ साहब का पहला लॉ, जिसको नाम दिया गया है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। राइट, अच्छे से नोट करो, फिर इस पे अगला डिस्कशन करते हैं। गुड, तो दूसरे लॉ पे बात करते हैं, किरचॉफ लॉ के दूसरे चचेरे भाई पे, जिनका नाम है KVL। अब जरा इनके ऊपर, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जो आते हैं किरचॉफ लॉ से रिलेटेड, वो इसी सेकंड वाले लॉ पर बेस्ड है। और इसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम, करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट का एल्जेब्रिक सम किसके इक्वल होता है? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ ईएमएफ। आपके सर्किट में जितने भी करंट हैं, जितने भी रेजिस्टेंस हैं, उनका जो प्रोडक्ट है, उसका जो एल्जेब्रिक सम है, वो सोर्स ऑफ जितने भी ईएमएफ हैं सबके एल्जेब्रिक सम के इक्वल। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझाना है, वही एग्जांपल से समझते हैं। तो हम लोग पहले बनाते हैं एक सुंदर सा ड्रॉ, ताकि हमें एग्जाम्पल समझ में आए, बात समझ में आए। तो मैंने एक सर्किट बनाया सुंदर सा, ये रहा फर्स्ट सेल और ये रहा दूसरा सेल, और ये है इनके साथ अटैच एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। पहले सेल का ईएमएफ है E1, दूसरे सेल का ईएमएफ है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इंटरनल छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको सीधा कैपिटल R और कैपिटल R1 और कैपिटल R2 से दिखाते हैं। ये हो गया मेरे पास R1, इसको नाम दे दिया मैंने R2, इसको R3। अब सिमेट्री ठीक लग रही है, राइट? तो अब इसमें सबसे पहला काम, जब भी आपको कोई भी सर्किट गिवन हो, आप उसमें ये पता करो हर रेजिस्टेंस में कितना करंट और किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। वो कैसे? बैटरी से निकलने वाला करंट देख लो, और बैटरी से करंट कैसे निकलता था? छोटी डंडी से बड़ी डंडी, निगेटिव से पॉजिटिव, राइट? तो इससे करंट कितना निकलेगा? सपोज I1, इससे करंट कितना निकलेगा? I2। दोनों करंट मिक्स हो गए, कितना हो गया? I1 प्लस I2। उसके बाद ये करंट जो I2 निकला था वो अपने सेल में वापस, जिससे I1 निकला था वो अपने सेल में वापस। इनको नाम भी देना है एक, ठीक है? तो इनको एक सुंदर सुंदर नाम दे देते हैं हम लोग, A B C D E F। मतलब मेरे पास एक सुंदर सा सर्किट तैयार हो गया, जिसके अंदर दो सेल हैं, एक रेजिस्टेंस है। अब मुझे इस पे किरचॉफ लॉ अप्लाई करके आपको दिखाना है। किरचॉफ लॉ कैसे चलना है वो ध्यान से समझो। आप हमेशा चलेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड की तरफ, जिधर घड़ी चलती है, क्लियर? और जो भी करंट आपके चलने की डायरेक्शन में आ जाए, आप इधर चल रहे हो, करंट भी इधर, ये तो आपका दोस्त यानी पॉजिटिव। आप चल रहे हो इधर, करंट आ रहा है इधर, तुरंत माइनस, साइन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, राइट? चलो देखते हैं। हम पहले इस सर्किट को दो हाफ सर्किट में डिवाइड करेंगे। तो एक सर्किट लिया मैंने A B D C A, दिख रहा है A B D C A, इस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है भाई, चलो काम करना है तो काम ही करना है। शुरू करते हैं हम लोग चलना। A से मैं आगे चल रहा हूं, देखो A से चल रहा हूं आगे। कौन सा रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे? ये रहा R1। कितना करंट है इसमें? I1। करंट कैसे चल रहा है? ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। और मैं कैसे चल रहा हूं? क्लॉकवाइज, राइट? तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? अलग। भाई मैं तो ऐसे घूमूंगा, ये मेरा फ्लो है, और मैं ऐसे चला तो मुझे दिखाई दिया R1 में करंट उल्टा चल रहा है, यानी मेरे फ्लो होने के, देखो ना, मैं चल रहा हूं ऐसे और I1 में करंट चल रहा है ऐसे, अपोजिट। तो मुझे इसका साइन कैसे लेना चाहिए? नेगेटिव, माइनस
I1 R1। ये तो हो गया पहला रेजिस्टेंस सॉल्व। फिर हम चले आगे बढ़े बी तक, कोई रेजिस्टेंस नहीं, डी तक कोई रेजिस्टेंस नहीं, डी से पहुंचे आगे, फिर से एक रेजिस्टेंस मिला, ये रहा। कि कौन सा रेजिस्टेंस है ये? R2। करंट कितना है? I2। हम कैसे चल रहे हैं? ऐसे। इसमें करंट भी कैसे चल रहा है? ऐसे। इंटरेस्टिंग बात, हम चले इधर, देखो ये मेरा हाथ, करंट चले ऐसे, करंट भी ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम। तो ये वाला प्रोडक्ट तो हो जाएगा पॉजिटिव, राइट? यानी प्लस I2 R2। घूमते घूमते पूरा वापस आ गए वहीं पे। यहां से चले थे ए से बी पे, डी पे, सी पे, सिर्फ दो रेजिस्टेंस मिले, वो सॉल्व कर दिया। अब इसको इक्वल टू में क्या लेना होता है? इक्वल टू में हम लोग लेते हैं सोर्स ऑफ ईएमएफ। देखो ऊपर लिखा है ई। चलो ए से बी की तरफ, पहले सेल में करंट चल रहा है इधर इसमें भी करंट इधर, हम तो चल रहे हैं ए से बी तक, करंट चल रहा है हमारे अपोजिट, हम ऐसे, करंट ऐसे, तो ये हो गया आपका E1 माइनस का। बढ़िया। अब बात करते हैं आगे, बी तक कोई सेल नहीं, डी तक कोई सेल नहीं, डी से आएगा मिला E2, हम भी इधर, करंट भी इधर, E2 हो गया प्लस का। ये है बच्चों आपका किरचॉफ लॉ का फर्स्ट इक्वेशन। इसमें सिर्फ इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बाकी तो सिंपल मैथ का गेम है। अब क्या करेंगे? एक इक्वेशन बन गई, सॉल्व करने के लिए चाहिए होती कम से कम दो, दूसरी कहां से बनाएंगे? मैं लेके चल रहा हूं दूसरी इक्वेशन, कौन सी वाली? सी डी एफ ई सी, सी डी एफ सी ई। चलते हैं जरा इसमें, देखते हैं क्या आता है भाई। सी से आगे चले, पहला रेजिस्टेंस कौन सा मिला? R2। करंट कितना है? I2। हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, करंट चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो गया इस बार ये? माइनस का। क्या कह रहा हूं? अभी तो प्लस का था, माइनस कैसे हो गया? देखो ना, हम चल रहे हैं इस बार ऐसे और करंट आ रहा है ऐसे, एट प्रेजेंट सिचुएशन। पहली बार तो सेम था, इस बार अगेंस्ट दिख रहा है, तो इस बार ये वैल्यू माइनस की आई इस सर्किट के लिए। फिर हम पहुंचे डी पे, डी से एफ पर कोई इफेक्ट नहीं, डी से आगे चले, अगला रेजिस्टेंस कौन सा मिला? R3। थैंक यू। तो राइट, सी से पहुंचे डी पर, I2 R2 सॉल्व, डी से ई पर कोई रेजिस्टेंस नहीं, टेंशन खत्म। एफ से आगे चलो, कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है आपको? R3। ये रहा। करंट कितना है? I1 प्लस I2। मैं तो चल रहा हूं ऐसे, एफ से ई की तरफ, करंट आ रहा है ऐसे, मतलब हमारे फ्लो के अगेंस्ट। देखो मैं ऐसे चल रहा हूं और इसमें करंट आ रहा है ऐसे, दिख रहा है एरो? तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए ये हो गया माइनस का। कितना करंट है? I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस की वैल्यू R3, और ये हो गया माइनस का। यहां पे एक काम करते हैं, सीधा इसमें माइनस ही इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये रहा माइनस का। क्लियर? ये माइनस का क्यों? फिर से देख लो, आप ऐसे थे, करंट ऐसे, इसमें क्या हुआ? आप ऐसे, करंट इधर, वो भी माइनस का। रेजिस्टेंस खत्म, इक्वल टू का साइन। सी से आगे बढ़ो, हम तो चल रहे हैं ऐसे, करंट आ रहा है अगेंस्ट, देखो हम चल रहे हैं सी से डी की तरफ, करंट जा रहा है इसके अगेंस्ट, तो ये वाला E2 भी इस बार हो गया माइनस का। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, आपको तो हमेशा राइट हैंड पे चलना है। जो जो करंट आपकी डायरेक्शन में आता जाए वो प्लस का, जो आपके अपोजिट जाए वो माइनस का। ये है आपका किरचॉफ लॉ। सपोज अगर मैंने इसको पूरे सर्किट में अप्लाई कर दिया होता, अच्छा क्वेश्चन पूछा, तो क्या होता? एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि अगर पूरे में लगा देते तो कैसे पूरे में? वो तो कह रहा है ए से चलो, बी पर पहुंचो, एफ पर आओ, ई पर आओ, वापिस ए पे, ए बी एफ ई ए। तो क्या उस सिचुएशन में अगर आप इक्वेशन निकालते तो देखो ऐसे चलते हैं, पहला रेजिस्टेंस R1 I1, हम चल रहे हैं इधर, करंट आ रहा है इधर, तो ये मिलता आपको माइनस का I1 R1। फिर आप पहुंचते बी से डी, डी से एफ, कुछ नहीं, इसमें आपको मिलता R3। आप आ रहे हो इधर, करंट चल रहा है इधर, हमारा फ्लो ऐसे, करंट का फ्लो ऐसे, माइनस का, तो ये वैल्यू होती है माइनस का I1 प्लस I2, तो करंट, रेजिस्टेंस R3, इक्वल टू में क्या?
एक ही सेल, हम चल रहे हैं इधर, करंट इधर, कैसा हुआ, माइनस का। तो ये है आपके किरचॉफ लॉ की सारी पॉसिबिलिटीज जो आपने देखी वन बाय वन, कैसे कैसे क्वेश्चंस पे बन सकते हैं। अगर आपने इक्वेशन बनानी सीख ली तो फिर तो सिंपल मैथ है, 10th लेवल का, वो भी आसानी से आप करंट और रेजिस्टेंस टिपिकल से टिपिकल सर्किट में काउंट कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से नोट करो और इस पे प्रैक्टिस करो। बहुत बढ़िया। और चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे, जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। जरा इस पे भी काम कर लेते हैं। हम यूज कर रहे हैं अपना लास्ट टाइटल, जिसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात, जब मैंने पहली बार इस टाइटल को पढ़ा तो मुझे क्या समझ में आया, व्हीट मतलब गेहूं, स्टोन मतलब पत्थर, ब्रिज मतलब पुल। तो गेहूं और पत्थर का पुल, बहुत दिमाग घूमा, लेकिन एक्चुअल में ये एक साइंटिस्ट का नेम है। ये दो साइंटिस्ट हैं, व्हीट अलग स्टोन अलग, दोनों ने मिक्स करके रेजिस्टेंस का एक ब्रिज बनाया, जिसके लिए उन्होंने करंट और रेजिस्टेंस में अप्लाई होने वाले पोटेंशियल की वैल्यूज को फाइंड किया। राइट। तो ये आपका गेहूं और पत्थर वाला पुल नहीं है, ये है अलग अलग साइंटिस्टों के थ्रू बनाया गया पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस को रिलेट करने वाला ब्रिज। इसमें बेसिकली 4 रेजिस्टेंस यूज होते हैं। कैसे, ड्रॉ से काम करते हैं तब समझ में आएगा। देखो भाई, रेजिस्टेंस कौन कौन से, ये 4 पॉइंट, ए बी सी डी, इसमें लगाएंगे हम 4 अलग अलग रेजिस्टेंस। ये 4 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली। राइट। अब ये रेजिस्टेंस तो हमने अप्लाई कर दिया, इनके नाम, एक का नाम P रख दिया, एक का Q, एक का R, एक का S। व्हीट स्टोन ब्रिज ये बताता है कि अगर आपके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 है, पहले गैल्वेनोमीटर है कहाँ, वो तो दिखाओ। सही बात। देखो भाई, आपको करना क्या है, इसके 2 डायगोनल हैं, एक AC और एक BD। एक में तो लगा दो किसी में भी गैल्वेनोमीटर, मैंने तो इसमें लगा दिया गैल्वेनोमीटर। याद है गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ये बताता है करंट की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। और दूसरे में लगा दिया मैंने एक सोर्स ऑफ EMF, बिना बैटरी के तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, ये रहा। राइट। अब पहले करंट कहाँ फ्लो हो रहा है वो भी देख लो। सही बात है। अब हम निकाल रहे हैं इसमें पास होने वाले करंट का फ्लो बहुत अच्छे से। बैटरी से निकला करंट I, पहुंचा कहां तक, A तक, उसके हो गए 2 डिवीजन। ऊपर चला गया करंट कितना, I1, नीचे करंट कितना गया, इसको हम I2 भी ले सकते हैं या आगे भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं। नीचे चला गया करंट I2, ऐसा कर सकते हैं, I1 I2, गुड। ये जो I1 है कहां तक गया, B तक। इसमें से थोड़ा सा करंट IG की फॉर्म में नीचे चला गया, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। बैलेंस कितना बचा, I1 माइनस IG। ऊपर से करंट IG आ रहा है, इधर से I2, मिक्स हुआ कितना, I2 प्लस IG। ये I2 प्लस IG और ऊपर से I1 माइनस IG दोनों मिक्स हो गए C पे। कितना आएगा रिजल्ट, I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG। IG से IG कैंसिल, मतलब I1 प्लस I2। जितना करंट आउट हुआ था उतना ही वापस सेल के अंदर आ गया। अब मुझे व्हीट स्टोन से समझना क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज में ये समझाया गया था बेसिकली कि इफ नो करंट फ्लो इन गैल्वेनोमीटर, अगर आपके गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, ऐसा कब होता है, जब गैल्वेनोमीटर की नीडल बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वो डिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर ऐसा हो रहा है तो किसी भी 2 साइड के रेजिस्टेंस का रेशो अनदर 2 साइड के रेजिस्टेंस के बराबर होगा। मतलब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या फिर कह सकते हो P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S। बट इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है, वेरीफाई। मेन क्वेश्चन तो यही है
वेरीफाइड करते हैं। चलो शुरू करते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन किसके थ्रू करेंगे? किरचॉफ लॉ से। तो सबसे पहले मैंने लिया ए बी डी ए, ए बी डी ए। चलते हैं धीरे धीरे भाई। ए बी डी ए में ए से चलो, कौन सा मिल रहा है पहले आपको? रेजिस्टेंस बी। करंट कहाँ है? ऊपर। मैं भी कह रहा हूं क्लॉकवाइज, ये तो हो गया पॉजिटिव I1 P। फिर हम पहुंचे कहां? बी पे। बी से मैं आ रहा हूं नीचे, कौन सा रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का? कैपिटल जी। करंट कितना है? IG। सेम डायरेक्शन, ये भी हो गया पॉजिटिव IG करंट, कैपिटल जी इसका रेजिस्टेंस। मैं पहुंचा धीरे धीरे डी पे। डी से गए हम ऊपर, मैं तो ऊपर चल रहा हूं और करंट कहां आ रहा है? नीचे। देखो एरो है ना, ये करंट का एरो और हम चल रहे हैं ऊपर, तो ये तो हो गया माइनस का। कौन कौन रेजिस्टेंस माइनस हुआ? करंट है I2, रेजिस्टेंस है R, ये हो गया माइनस का। इक्वल टू में क्या? ए बी डी ए में कोई बैटरी नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वल टू हो गया 0। इस तरीके से आपने अपनी बना ली फर्स्ट इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ। तो अगली इक्वेशन कहां से आएगी? देखो हम चलते हैं नेक्स्ट बी से शुरू करते हुए सी पर, डी पर और बी पर। बी सी डी बी। अब मैं इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूं। हेल्प कौन करेगा मेरी? आप सारे। चलिए शुरू करते हैं। बी से आगे पहुंचे, कौन सा रेजिस्टेंस मिल रहा है? Q। करंट कितना है? I1 माइनस IG। हम भी इधर, करंट भी इधर, सेम डायरेक्शन, दोस्त हो गया यानी पॉजिटिव। तो इट मींस I1 माइनस IG इंटू कैपिटल Q, ये प्रोडक्ट आया मेरा पॉजिटिव। सी से हम गए जा रहे हैं नीचे, देखो, और करंट आ रहा है ऊपर, तो ये कैसा हो जाएगा? निगेटिव। मतलब करंट तो है I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस है S। कैसा हो गया ये? माइनस का, राइट भाई। ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का। अब मैं चल रहा हूं ऊपर, करंट आ रहा है नीचे, हम ऊपर, करंट नीचे, तो ये कैसा हो गया? माइनस का। माइनस IG कैपिटल G, इसमें भी तो कोई बैटरी नहीं है, तो इक्वल टू ये भी 0। बट अब इसको बनाते हैं हीरो। रूल क्या था? इफ IG इक्वल टू 0, मतलब गैल्वेनोमीटर में पास होने वाला करंट 0 हो, तो ये इक्वेशन क्या मिलेगी आपको? I1P, राइट। ये तो बेचारा पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि I2 0 है। ये माइनस है, इधर भेज दीजिए, कितना हो गया? I2R। ये कहां से आया? बाय द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन से क्या मिलेगा जरा वो देखो। ये IG 0 हो गया ना, ये वाला कॉलम, इसके 0 होते ही इसे हटा दो, क्या मिलेगा? I1Q। गुड। और ये वाला कॉलम, ये तो पूरा 0, इसमें से भी IG 0 है क्योंकि रूल यही कह रहा है, तो मिल गया I2S, उसको उधर भेज दो। और अगर ऐसा कर लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले, इन्हें कर दो डिवाइड। I1 से I1 कैंसिल, क्या बचा? P अपॉन Q। I2 से I2 कैंसिल, क्या बचा? R अपॉन S। और इतना पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। गुड। तो आपने आज बहुत मेहनत करके अपने इस बड़े से चैप्टर को यानी इलेक्ट्रिक करंट को पूरा फिनिश किया। आप अच्छे से इसके नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए कल तक, ताकि कल हम अपना नया चैप्टर शुरू कर पाएं। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, चलिए कल पहले हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो, एंजॉय करो और रेस्ट करो।